Hello everyone, I welcome you all to my class for the subject of psychology. The need to come up with the video tutorial was to make this content available to you 24/7 for referral and revision at your own convenience. Please pause the video wherever needed and take down the notes to maximize your learning. और अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीच रेट तेज़ या धीमी है तो आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड को अपने अनुसार सेट कर लें. So let's begin today's class. I hope by now you are aware of the class methodology, so I skip it. Okay, so you understand this is the first chapter, Understanding Psychology, and it has 4 classes named C1 to C4, and today we are going to learn class 1, and this is basically the content of the class 1. So introduction, historical development of psychology and defining psychology, and at the end of the class हम सीखने क्या वाले हैं इससे ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी. इसका मतलब कि साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, नोइंग द वर्ड साइकोलॉजी एंड इट्स डेफिनेशन. साइकोलॉजी ये शब्द है मनोविज्ञान, इसका क्या मीनिंग होता है और इसको हम कैसे साइंटिफिकली डिफ़ाइन करते हैं मॉडर्न टाइम्स में, और ये क्यों एक साइंस है. बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी इज़ ए साइंस एंड नॉट बेसिकली एन आर्ट सब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज़ ऑल वॉट वी आर गोइंग टू लर्न. So let's begin. Tracing the origin of psychology. Before I come to the psychology, let's see that how the human started thinking and gaining knowledge. So the flow, जो process था वो ऐसा था कि पहले सबसे पहले humans have come up with the theology, that they started studying religion. Then from the study of religion came philosophy. तो थियोलॉजी से क्या निकल के आई, फिलॉसफी. और आपको पता है कि फिलॉसफी को हम क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र. तो वहाँ पर हमने क्वेश्चंस पूछने शुरू करे कि ये व्यवहार क्यों, हम किसी को क्यों माने. राजा या पोप की सत्ता पर बहुत संदर्भ है सुकरात का, और विद द फिलॉसफी द इंक्वायरी एंड द क्वेश्चनिंग स्टार्टेड, द डिबेट स्टार्टेड. सो इन द फिलॉसफी we actually try to understand the human behavior and their learning process, but it became more clear during when it came to the psychology. And when we study psychology, there is lot of biology that is involved. Okay, so this all started during the pre-scientific times. This 17th to 19th century time is actually called the pre-scientific time, wherein the Greek philosophers like Aristotle, Plato, Socrates, इन लोगों ने बहुत कुछ इंक्वायर किया अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर लर्निंग प्रोसेस. यानी कि व्यक्ति या इंसान किस तरह से व्यवहार करता है और वो सीखता किस तरह से है. लेकिन ये हम किस में कर रहे थे, ये हम फिलॉसफी के अंतर्गत कर रहे थे, और टाइम पीरियड क्या था, 17 टू 19th सेंचुरी. और उस टाइम पर मेजर स्टडी डोमेन्स, इंटरेस्ट एरिया क्या थे. तो अराउंड 400 BC हिपोक्रेटिस ही गेव द आइडिया ऑफ 4 ह्यूमर. सो डोमेन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप. इसका मतलब ये है कि उन्होंने ह्यूमन नेचर को या ह्यूमन एज ए कैटेगरी को 4 ह्यूमर्स में, 4 द्रव्य पदार्थों में बांट दिया, और उन्होंने ये कहा कि बेस्ड अपॉन दिस टाइप द ह्यूमन बिहेवियर वुड डिफर. सो वो 4 ह्यूमर क्या थे, सैंग्विन, कॉलरिक, फैल्मेटिक एंड मेलनकॉलिक. तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये बताया कि अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी पर्सन पे येलो बाइल ज़्यादा है तो ही वुड बी एक्चुअली क्वाइट अग्रेसिव एंड विड्रॉन. लेकिन अगर किसी में ब्लैक बाइल या मेलनकॉलिक ज़्यादा है, सो दैट पर्सन बी वेरी क्वाइट एंड विड्रॉन. और हम मॉडर्न टाइम्स में भी जो प्रोलॉन्ग डिप्रेशन है उसको हम मेलनकॉलिक डिप्रेशन कहते हैं. सो देन देयर केम माइंड एंड बॉडी इक्वेशन. इसका मतलब कि माइंड और बॉडी किस तरह से कनेक्टेड हैं.
तो उसमें दो विचार आए। एरिस्टोटल ने कहा ड्यूअलिज्म, उन्होंने कहा माइंड और बॉडी दो अलग अलग एंटिटी हैं, बट देकार्त ने क्या कहा कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग एंटिटी हैं बट दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर, एंड ही सजेस्टेड दिस इंटरैक्शन टेक्स प्लेस एट द पीनियल ग्लैंड. The next inquiry was, what are the ideas? So if human is born with the ideas or it is shaped up with the experiences. So Descartes ने ये कहा कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो कुछ इन्नेट आइडियाज़ के साथ इस धरती पर आता है. फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ गॉड. ओके, बट जॉन लॉक जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया टैबुला रासा. इसका मतलब होता है क्लीन स्लेट. तो उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जन्म के समय बिल्कुल क्लीन स्लेट होता है और उसके जैसे जैसे उस पर एक्सपीरियंसेस लिखते जाते हैं, दोज एक्सपीरियंसेस डिसाइड्स हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव्स लेटर इन हिज लाइफ. The next domain was human nature, or the next inquiry was human nature. Is it good or bad? So Rousseau, he said that basically humans are, even when they are born, they are basically good, and he believed that they become only bad due to the influence of the society. But the Spencer, he believed opposite to what Rousseau suggested. Spencer said that basically human innate nature is filled with the selfishness, aggressiveness and other such characteristics, and these are only curbed because of the control of the society. तो आप समझ गए कि ह्यूमन नेचर पे जब चर्चा हुई तो दो विचार निकल के आए कि क्या ये गुड है. तो रॉसे ने कहा हाँ ये गुड है, और स्पेंसर ने क्या कहा, नहीं ये बैड है. अब जो नेक्स्ट इंक्वायरी थी एक प्री साइंटिफिक टाइम की, वो थी कॉन्शियसनेस एंड सेंसरी प्रोसेसेस. तो जो ये आइडिया ऑफ माइंड है कि ये किस तरह से काम करता है, तो फिलोसफर्स ने पहले ये कहा कि जो ये आइडिया ऑफ माइंड है, इट इज़ और द फिनोमेना ऑफ माइंड एक्चुअली कांट बी स्टडीड थ्रू साइंस. Okay, so that's why they said that such idea or such relation or such functioning of mind can only be studied through the philosophy. So it was not experimental. And there came a very good and influential philosopher, John Stuart Mill. I quote him. He actually believed that complex ideas are not always matters of composition. They may be said to result from or to be generated by the simple ideas, not to consist of them. Just as in chemical compounds, something appears in the compound that is not present in the elements taken separately. He called the process of forming complex ideas mental chemistry. सो जॉन ने क्या कहा कि जो आइडिया या जो कंपोनेंट ऑफ थिंकिंग आपस में मिल रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो उन कंपोनेंट ऑफ आइडियाज़ या उन थॉट से अलग है, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि केमिस्ट्री काम करती है. और इसीलिए उन्होंने टर्म क्या यूज़ किया, मेंटल केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को मिक्स करें सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो H2O में बदलता है. तो जो H2O है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो H2 भी नहीं है और O भी नहीं है, वो एक तीसरी एंटिटी है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. बट व्हेन द वेबर came, he actually did lot of experiment in psychology, especially in the psychophysics. So basically he just wanted to study the relation between the physical environment and the human ability to perceive changes in the environment. So that's why lot of sensory process experiment he did, and we call it basically the psychometric or psychophysics. So we know that there is a Weber law. I hope you would study this in coming classes. And the contribution of Fechner was that he came out with lot of mathematical expressions defining and expressing the human behavior or the events related to human behavior. So now
with 19th century the scientific time started. तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने प्री साइंटिफिक टाइम जो कि 17 से 19 सेंचुरी तक कहलाता है, उसमें जो जो मेजर इंक्वायरीज़ थी, जो डोमेन ऑफ इंक्वायरीज़ थी, उनको स्टडी करा. अब हम ये देखते हैं कि 19th सेंचुरी में साइंटिफिक टाइम ऑफ साइकोलॉजी स्टार्टेड. और ये कैसे शुरू हुआ, इसका क्रेडिट जाता है विलियम वुंड को, जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी को कहाँ इस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटी एट लेप्जिग इन द ईयर 1879. ओके, सो हम जब साइंटिफिक साइकोलॉजी की बात करते हैं या साइंटिफिक टाइम की बात करते हैं, तो मेजर स्टडी डोमेन और इंटरेस्ट एरिया जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे ये 6 हैं. लेकिन हम इन्हें विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे क्लास 4 में. बट यहाँ मैं आपको ब्रीफली जो एक प्रपोजिशन है और जो उनके प्रोपोनेंट हैं उनके नाम बताता हूँ. पहली ऐसी स्कूल ऑफ थॉट मॉडर्न टाइम्स में या मॉडर्न साइकोलॉजी में है, एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, दीज आर नॉट द मॉडर्न school of thought in psychology. These are, so the first thought of or school of thought was structuralism, that was given by the William Wundt. And basically he said that human thought process could be divided into its structure or its basic components, and sensory, images, feelings are the 3 components that he suggested. But William James said that it can't be divided, the functioning of the mind can't be divided into its component, and it's like a flow of river. So he gave the term stream of consciousness. Then psychoanalysis, Sigmund Freud. Now the Freud said that basically human behavior is driven by the unconscious thoughts. Okay, it is not the conscious thought, but it is because of the unconscious thought. Wherein the Gestalt psychology, the key proponent are 3, and it's Max Wertheimer, Kurt Koffer and Wolfgang Kohler. तो Gestalt psychology ने फिगर एंड बैकग्राउंड के माध्यम से एक क्रेडो दिया जो ये था कि सम ऑफ इट्स पार्ट इज लार्जर देन द होल. ओके, सो हम ये सारी चीज़ें आगे क्लास 4 में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ब्रीफली उन्हें टच कर रहे हैं. बिहेवियरिज्म, जैसा ये शब्द इंडिकेट करता है कि ह्यूमन को अगर हमें साइंटिफिकली स्टडी करना है तो उसके ओवर्ड बिहेवियर को हमें स्टडी करना चाहिए. और ऐसा कहने वाले 2 रिसर्चर्स, 2 साइकोलॉजिस्ट कौन थे, जॉन बी वॉटसन एंड B.F. स्किनर. और उन्होंने कहा अगर हमें साइकोलॉजी को एज ए साइंस एस्टैब्लिश करना है तो हमें केवल ओवर्ड बिहेवियर को ही अपना सब्जेक्ट मैटर मानना चाहिए. फिर डोमेन आई ह्यूमनिस्टिक. ह्यूमनिस्टिक प्रोपोनेंट अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स. इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो केवल उसके अनकॉन्शियस या इन्नेट टेंडेंसी से ड्रिवन होकर व्यवहार नहीं करता, उसके पास फ्री विल है. ही कैन चूज what he wants to do. So they actually focused much upon the free will of the individual, and that's why this school of thought, humanistic, is called progressive or growth approach. Okay, the first time the term psychology is used by the Croatian humanist and the German scholastic philosopher Rudolf Gödel. Okay, so he used the term psychology for the first time. Now when we are studying the concept of psychology from the Western angle or with the Western part of the world, now let's understand that if psychology was present during the Indian ancient time, हमारे वेद पुराण उपनिषद के टाइम से क्या साइकोलॉजी इंडिया में, भारत में थी, तो आंसर है इसका येस. और ये बहुत बिहेवियरल एलिमेंट था साइकोलॉजी का जो हम प्रैक्टिस करते थे, बिकॉज योगा एंड मेडिटेशन दे एक्चुअली हेल्प द इंडिविजुअल टू अचीव ए वेरी हाइटेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो जो हम कॉन्शियसनेस या माइंड फंक्शनिंग की
एपिटोम की बात कर रहे हैं वो हमारे एंशियंट टेक्स्ट में मेंशन्ड है विद द प्रोसीजर ऑफ योगा एंड मेडिटेशन. सो इट इज़ नॉट ए थ्योरी बट द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी दैट वी कैन रिलेट इन आवर वैदिक टाइम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन नेचर. सो साइकी एंड बिहेवियर. The concept of Vata, Pitta and Kapha, it actually is very similar to the concept that Hippocrates gave in 400 BC, because here the human nature was divided into three categories. Each human has these three components. जो द्रव्य हैं वो हर इंसान में एक मात्रा में किसी मात्रा में रहते हैं, पर हर इंसान में कोई एक ये द्रव्य या तो वत्त, पित्त या कफ ज़्यादा मात्रा में होता है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर टू, और इसीलिए व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है. हम जब पर्सनालिटी की बात करते हैं साइकोलॉजी में तो वहाँ पे भी हमें एक कोरिलेशन मिलता है अपने वैदिक टाइम से, और वो है रजस, तमस एंड सतत्व. सो बेसिकली दीज आर द थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी. सो मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एट द स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड कि केवल साइकोलॉजी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, बट उससे बहुत पहले भारत में वैदिक टाइम से साइकोलॉजी वॉज ए बिहेवियरल कॉन्सेप्ट दैट वी एक्चुअली लिव थ्रू आवर डेली रूटीन, डेली लाइफस्टाइल. सो विद दिस we actually cover the first part, that is the tracing the origin of the psychology. Now let's proceed further. Okay, so understanding the term psychology. यहाँ पे मैं पहले शुरुआत करूँगा मनोविज्ञान को डिफ़ाइन करने से, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है साइकोलॉजी को समझने का, इस टर्म को समझने का. तो मनोविज्ञान जैसे साइकोलॉजी, पता है आपको कि साइकोलॉजी को हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, और अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये बन जाता है मन का विज्ञान. ओके, सो यहाँ पर मन क्या है? मन है माइंड, और माइंड क्या होता है? वो हमारी चेतना या वो हमारी कॉन्शियसनेस है. तो जो व्यक्ति बहुत कॉन्शियस होगा उसका थिंकिंग और एक्शन डिपेंड करेगा कि वो कितने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके अंदर. आ रहा समझ में? तो अगर हम एक एग्जांपल लेके इसे डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ गर्ल इन योर क्लास और मे बी इन नेबरहुड और मे बी इन योर ओन फैमिली, एंड दैट गर्ल इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हर लुक्स. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका थॉट पैटर्न एंड एक्शन बिहेवियर कैसा होगा? ओके, सो यहाँ पे जो हमने पीछे सीखा वो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्ट करा है ताकि एक फ्लो यहाँ पे मिल सके आपको. तो हमने बात करी कि उस लड़की का अगर कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है अबाउट हर लुक्स, तो उसका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग कैसी होगी? एक्चुअली शी वुड थिंक ए लॉट बिफोर बाइंग एनी ड्रेस, और लाइक व्हाट मेकअप टू यूज़. सो दैट इज़ व्हाट थिंकिंग इन साइकोलॉजी इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव प्रोसेस. आप ये याद कर लें इस टर्म को कि जो हम आम भाषा में थिंकिंग कहते हैं उसे हम साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेस. अब वो जो लड़की है वो व्यवहार कैसे करेगी? एक्चुअली वो कोई भी जंक फूड नहीं खाएगी, बिकॉज उसको अपने लुक्स को उसके लिए उसके लुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो इसीलिए उसका व्यवहार कैसा होगा कि वो कोई जंक फूड नहीं खाएगी और वो फिजिकल एक्सरसाइज करेगी अपनी बॉडी को टोन रखने के लिए. ओके, सो दिस इज़ व्हाट हर बिहेवियर वुड बी. तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लीजिए कि एक्शन को हम साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं. थिंकिंग को हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं और एक्शन को हम बिहेवियर कहते हैं. अब ये लाइन यहाँ पे क्यों है? ये लाइन है यहाँ पे हमारे तीसरे कंपोनेंट के लिए जिसे हम इमोशन कहते हैं. तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि इमोशन यानी कि फीलिंग्स को हम साइकोलॉजी में अफेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने सीखा उसका एक फ्लो यहाँ पे दिया गया है. अब इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं. तो जो हमने देखा कि मनोविज्ञान में हमने क्या सीखा कि माइंड इज स्टडीड साइंटिफिकली, मन का विज्ञान. तो ये साइंटिफिकली जो टर्म है इसका क्या मीनिंग है?
तो साइंटिफिकली एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है कि वी यूज साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड आउट साइंटिफिकली। इसीलिए साइकोलॉजी साइंस है, क्योंकि यहाँ पे भी हम हर एक साइकोलॉजिकल इवेंट को एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम डिस्कस करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि साइंटिफिक अप्रोच का क्या मीनिंग होता है। ओके, सो साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख दिया है कि ये जो 3 कंपोनेंट हैं आपको याद रखना है। थिंकिंग को हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं, एक्शन को बिहेवियर, फीलिंग को अफेक्शन, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। आगे समझ में। सो साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, अभी अभी हमने पूरा डिस्कशन किया उस पर। और जब हम ऐसा प्रोसेस फॉलो करें और वो फिनोमेना उस साइंटिफिक प्रोसेस एक्सपेरिमेंट के बाद ट्रू पाया जाए, तभी हम उसकी फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में कि साइकोलॉजी साइंस इसलिए है क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ करती है। अब इस एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि साइकोलॉजी किस तरह किसी भी एक लाइफ इवेंट को एक साइंटिफिक अप्रोच, एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट, एक साइंटिफिक मेथड के साथ स्टडी करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई जस्ट सिंपली आस्क यू ए क्वेश्चन कि अगर कोई घायल व्यक्ति, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो अगर सड़क पे पड़ा हुआ है, तो किस सिचुएशन में उसको हेल्प मिलेगी? जब वो वहाँ पे कोई एक व्यक्ति हो जो उसके पास हो, या वहाँ पे कई लोग हों। तो आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति होगा तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगा, बट कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर वो तो डर जाएगा और वो तो चला जाएगा। तो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उसकी मदद ज़रूर होगी। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे आप अपना पर्सनल बायस, आपकी पर्सनल लर्निंग यूज़ कर रहे हैं या कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वी स्टडी ऑल दी एलिमेंट्स थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड नॉट थ्रू कॉमन सेंस। तो हम इस इवेंट को कैसे स्टडी करेंगे? इस इवेंट को, हेल्पिंग बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी किया 2 की रिसर्चर ने, जिनके नाम थे जॉन डार्ले एंड बिब लैटने। ओके, एंड दे केम अप विद द बाईस्टैंडर इफेक्ट इन 1968। और उनकी हाइपोथेसिस क्या थी कि ज़्यादा लोग अगर वहाँ खड़े रहेंगे तो चांसेस है कि लेस हेल्प ऑफर करी जाएगी। तो हम ये जो पार्ट है, जो पूरा ये डेवलपमेंट है बाईस्टैंडर इफेक्ट का, उसको हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मैंने आपको समझाया कि जब मैंने आपसे पूछा तो आपके पास अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसको किसने स्टडी करा? जॉन डार्ले एंड बिब लैटने। और इसीलिए साइकोलॉजी में हर फिनोमेना हम एक साइंटिफिक मेथड से स्टडी करते हैं, और वो साइंटिफिक मेथड है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड? एक्सपेरिमेंटेशन। जॉन डार्ले एंड बिब लैटने ने बाईस्टैंडर इफेक्ट को हाइपोथेसिस बना के टेस्ट किया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स दी। और जब वो वैलिडेट हो गई, वो कई जगह पे वो फाइंडिंग्स को करने पर वही रिजल्ट आया, तब ये माना गया कि हाँ, बाईस्टैंडर इफेक्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 साइकोलॉजिकल फिनोमेना हैं। तो पहला ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। सो वी एक्चुअली डू लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन साइकोलॉजी एंड ऑल्सो द एक्सपेरिमेंटेशन। हम आगे की क्लास में जब मेथड ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन 2 कंपोनेंट्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड स्केप्टिसिज्म। हम जो भी साइकोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं, वी आर वेरी objective about studying that particular phenomena. We do not want something else to come in between. And skepticism means that as a researcher, I do not have any personal bias or preferences. Okay, so I will not believe anything on its face value. I will question everything, and I will only believe what the data suggests to me. The facts I will report. एक्यूरेसी एंड वेरिफिकेशन। अगर आप
एक फिनोमेना मेजर कर रहे हैं हेल्पिंग बिहेवियर, तो यू शुड बी वेरी एक्यूरेटली मेजरिंग पर्टिकुलर फिनोमेना एंड नॉट एनी रिलेटेड component. Okay, and verification means that each such event, when tested through the scientific method, it is verified by subsequent experiments, and the test of the earlier experiment should match with the text of the next experiment. That's why we can say that the findings of the first experiment or the researcher actually were good, और वो सही थी. सो यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली व्हेन सच प्रोसेस इज फॉलोड एंड फाउंड ट्रू द फाइंडिंग्स आर जनरलाइज्ड, और हम अब उसको मान लेते हैं. जनरलाइज का मतलब है कि अब हम उसको मान लेते हैं. तो अभी इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद हमने कहाँ से शुरुआत करी थी कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है. मन कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस हमारे 3 एलिमेंट्स को ड्रिवन करती है, हमारी थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को, हमारी फीलिंग्स या इमोशंस को, और साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और साइकोलॉजी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करती है, उस प्रोसेस को पूरा करती है. इसीलिए साइकोलॉजी साइंस है, लाइक द नेचुरल साइंसेस और द सोशल अदर सोशल साइंसेस. So now let's understand the term psychology. Now this psychology, it has 2 words, and the English term psychology comes actually from the Greek words or Greek language. Psycho means psyche, and logi or logi is logos. So what does the psyche means? It means the soul, mind, spirit, or invisible animating entity which occupies the physical body. This was the actually original Greek understanding, but subsequently we just picked the mind and human behavior, and especially we related this to the mind, to the cognitive functions or the mental process. Understood? For logos, एक्चुअली ये टर्म कई डिसिप्लिन्स में यूज़ हुआ, फिलॉसफी में भी, साइकोलॉजी में भी, रेटोरिक में भी, रिलीजन में भी. लेकिन यहाँ पे जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ. तो इसका मतलब साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. तो अब हमने अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा करा. अब हम आगे बढ़ते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या हैं. सो यहाँ पे मैं कुछ रिसर्चर्स को कोट कर रहा हूँ, और ये बहुत की डेफिनेशंस हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको वो प्रेजेंट करी हैं. फर्स्ट रिसर्चर इज़ बैरॉन, एंड इन्होंने, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत इस्टेब्लिश साइकोलॉजिस्ट हैं. 1995 में इन्होंने क्या कहा? साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस फ्रॉम 5 पर्सपेक्टिव. जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर और उनके थॉट प्रोसेस को स्टडी करते हैं. कितने एंगल से स्टडी करते हैं? पहला बिहेवियरल, व्यवहार के रूप से. कॉग्निटिव, मेंटल प्रोसेसेस या कॉग्निटिव प्रोसेसेस के रूप से. फिजियोलॉजिकल, दैट इज़ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. Socio-cultural, like how the society is shaping up the human behavior, and psychodynamic is how the human behavior is affected by the unconscious motives or unconscious mind. The other researcher, Budzin and Bauer, they said psychology is the scientific study of mental processes and behavior. So you can see mental processes and behavior comes again. So Crooks and Steen, they said again the scientific study. I hope you are grabbing this term, the scientific study. Behavior and mental process. और हम एनिमल्स को भी स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के लिए. तो यहाँ पे हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए एक सिंगल टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म. नाउ दिस डेफिनेशन सेज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसा मैंने कहा ह्यूमन एनिमल्स वी कैन कॉल देम ऑर्गेनिज्म. हाउ दे थिंक, फील एंड एक्ट. तो मैंने आपको पहले ही बताया था
कि थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन या बिहेवियर हमारा क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. सो दिस टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय एग्जामिनिंग ओवर्ट बिहेवियर, यानी जो व्यक्ति अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, जो मन में सोच रहा है वो नहीं, जो प्रदर्शित कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ओवर्ट बिहेवियर. कॉग्निटिव प्रोसेसेस यानी मेंटल प्रोसेसेस. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है, आपके शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियाँ. न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे फंक्शन करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे फंक्शंस करती हैं. सोशियो एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, हमारी सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज़ हमें, हमारे व्यवहार को, हमारे सोचने के तरीके को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं. हिडन एंड लार्जली अनकॉन्शियस प्रोसेस, एंड दैट इज़ व्हाट द psychodynamic is. Okay, we came across this term last page, psychodynamic. So you can see that what definition Baron suggested, that definition is basically explained in this part. Okay, now all these components actually interact with each other to produce the complex behavior that human are known for. Human behavior बहुत complex है, ये आप मानते हैं. So with this actually all the learning objectives are covered. So we have completed all the 3 learning objectives that we started this class with. अब हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज पर. जैसा मैंने आपसे कहा कि हर एक क्लास के बाद एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज होगी, और अगर आपने क्लास को ठीक से सुना तो आप उसको बिना किसी एफर्ट के यहाँ पे ही कर सकते हैं. तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एंड वेयर. तो यूनिवर्सिटी ऑफ डैश बाय डैश. इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन द ईयर ऑल्सो, 18. Yeah. Now the next question is, write down the short notes about the elements that define Indian concept of personality. Okay, so रजस, तमस, सतत, ये हमारे क्या हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी. इसको आप इंटरनेट पे सर्च करके एक शॉर्ट नोट्स लिखिए, आपको अच्छा लगेगा. आपको पता चलेगा कि भारत में भी साइकोलॉजी कितनी एडवांस थी, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो साइकोलॉजी आई वो व्यवहारिक रूप में हमारे जीवन शैली में बहुत पहले से शामिल थी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दैट इज़ टैबुला रासा, ये भी हमने सीखा था. दिस इज़ द बेसिकली सेल्फ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट आइडियाज़. तो बेसिकली सेल्फ असेसमेंट जो है वो तो आपकी जो मैंने क्लास ली अभी उसी से सब सारे आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्फ असाइनमेंट का मतलब ये है कि अब आप एक स्टेप और आगे जाएं और कुछ और सीखें. तो पहला जो आपको फाइंड आउट करना है कि वो एडेड द वर्ड कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. मैं आपको यही हेल्प कर सकता हूँ कि ये अलग भाई साहब ने ऐड किया था और ये अलग भाई साहब ने ऐड किया था. तो आपके पास 2 रिसर्चर्स हैं जिनको फाइंड आउट करना है. अब अगर आपने पहली स्लाइड देखी होगी तो वहाँ पे ABC was the icon. So there is actually a meaning of these 3 alphabets ABC. So the task is to find out what ABC mean in psychology. And now we have actually mentioned these philosophers and these researchers during our discourse today. So I just want you to go to the Wikipedia and just see how they look, what is the major work that they have done, and so that you actually have a very good prerequisite knowledge before we take the next class. So the first chapter has 4 classes. Today what we did the class 1. Now you can actually write your feedback to me. I have mentioned my email ID and also the WhatsApp number. Okay, so see you in the next class. Thank you.